इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां किसी भी कोई समस्या है, आंदोलन है, तो यहीं पे हर देश के कोने कोने से आकर के यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाता है। तो आज यहाँ हम जंतर मंतर पे हरियाणा केसरी न्यूज़ आंखों देखा हाल दिखाएगा कि आज यहाँ महिलाएं भी हैं। तो आप कहाँ से सर? हम बिहार रोहतास से हैं। तो आप बिहार से आए हैं, तो आज जंतर मंतर पे आए हैं, तो आप कौन से आंदोलन में आए हैं उसमें? हम आज भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, बामन मिश्रा के नेतृत्व में ईवीएम मशीन जो है, जो विदेशी मशीन है, हमारे पूर्वजों ने लड़कर विदेशी अंग्रेज़ों को भगाया और आज अंग्रेजी मशीन द्वारा हम लोगों के वोटों को छीना जा रहा है। वोट कहाँ हम लोग दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है, इसलिए हम इस आंदोलन में आए हैं कि ईवीएम मशीन को हर हालत में बदलना है। तो आप बिहार से आए हैं? हाँ, बिहार से आए हैं, रोहतास। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ महिलाएं भी हैं और उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। तो आपका शुभ नाम जी? सुमित्रा जी, हरियाणा से। हरियाणा से आए? तो ये हरियाणा से आए हैं, लेडीज़ हैं, काफ़ी संख्या में लेडीज़ों का भी एक हिस्सेदारी है। और कहते हैं कि लेडीज़ के बिना तो घर भी नहीं चलता और देश भी नहीं चलता। आज लेडीज़ भी किसी से कम नहीं है, और चाहे वो कोई आंदोलन हो या कोई सर्विस हो, तो लेडीज़ जो है हर आगे हर जगह रेडी मिलती हैं, आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलती हैं। तो आज आप जंतर मंतर पे आए हैं, तो हरियाणा से कितने की लेडीज़ें आई हैं? बहुत सारी लेडीज आए हैं जी हरियाणा से। तो आज विषय क्या है जी अपना? जी ईवीएम के विरोध में आए हैं हम यहाँ। बामन मिश्रा सर के नेतृत्व में जो आंदोलन है, ईवीएम को बंद करने के उसमें आए हैं। सरकार ईवीएम से निष्पक्ष जांच नहीं की जाती, तो हमारी सरकार से मांग है कि या तो ईवीएम को हटाना, नहीं तो हम ईवीएम को फोड़ने का काम करेंगे। तो अभी आपने देखा महिलाएं ने, बहन जी ने बताया कि हम हरियाणा से आए हैं। तो ये भाई हैं, तो आप कहाँ से आए जी? सर हरियाणा से, जिला भिवानी, गांव खरक से। तो आज ये बताएं कि आप जंतर मंतर पे आए हैं दिल्ली में, तो क्या आवाज़ और आपकी क्या मांग है, और कौन से संगठन के माध्यम से आप यहाँ आए हैं, और आपके यहाँ कौन आपको आज स्पीच देगा और किसकी एक आवाज़ पे आप आए? सर मैं ये कह रहा हूँ सभी को आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ पर राजतंत्र रूपांतरित कर दिया है ईवीएम की वजह से। जब तक इस देश में ईवीएम रहेगी तो SC ST OBC और माइनॉरिटी की समस्या रहेगी, और जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी मिल नहीं रही यहाँ पर, क्योंकि जो 3.5% है उसी को सब कुछ वही खा रहा है और दकार भी नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि उसको पता है मुझे ईवीएम मशीन में घोटाला करके सरकार बनानी है। तो आपके जो आजकल जो हमारा मुद्दा यही है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। तो अभी आपने देखा कोई हरियाणा से आया है, कोई बिहार से आया है, और महिलाएं भी आई हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़, और हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि पूरे जंतर मंतर पे आज इतने ठिठुरती ठंड के अंदर काफ़ी लोग यहाँ आए हैं, और अनेक स्टेट से आए हैं। कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई हिमाचल से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई दिल्ली से आया है। तो ये भाई पंजाब से आए हैं। तो आप पंजाब से आए? पंजाब कौन सी जगह से आए जी? जी सर, पंजाब से आए हैं। तो आपकी क्या मांग है? आप किसके साथ आए? कितने के लोग आए पंजाब से? सर बहुत लोग आए हैं। मांग ये है कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से पर्ची से होना चाहिए। पर्ची से ये होगा कि हम जो पर्ची डालेंगे वोट बॉक्स में, वो बाद में गिनती होगा, अच्छी तरीके से गिनती होगा। जो मशीन है इसकी गिनती होती है, 3 जगह करते हैं, 1 महीने के लिए रिजल्ट देते हैं, और दूसरी जगह 3 दिन में रिजल्ट देते हैं। जहां बीजेपी को जीतना होता है वहां पे 1 महीने में रिजल्ट आता है, जहां पे दूसरी पार्टियां होती है वहां पे 3 दिन में रिजल्ट आता है। ठीक है, तो सर हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग अपनी चोरी बंद करे। तो आपके जो नेता हैं इस क्वालिटी के, वो कहा क्यों नहीं मानते? वो कोई बड़े नेता आया है पंजाब से सर, इनकी आवाज़ उठाने के लिए? जो बड़े नेता हैं वो चुनाव आयोग से मिलने के लिए तरस रहे हैं, तरस, लेकिन चुनाव आयोग उनको टाइम नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है। या तो चुनाव आयोग उनको टाइम दे, या तो जनता को टाइम दे। चुनाव आयोग ना जनता को टाइम दे रहा है, ना जो पार्टियां हैं उनको टाइम दे रहा है। अभी केजरीवाल जी के साथ धोखा हो गया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उसका केस चला गया है। वहाँ पे 20 वोट थे गठबंधन के और 16 वोट थे बीजेपी पार्टी के, तो 16 वाले जीत गए हैं, 20 वाले हार गए हैं। ये है चोरी, खुला चोरी है, सीना तानाशाही है।
तो इस वक्त आपने देखा कि यहाँ जंतर मंतर पर अलग अलग स्थानों से आए हैं और अपने अपने विचार जो हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। पे खड़े हैं, ठंड में भाई साहब आए हैं, टोपा भी ओढ़ रखा है, ये अपना घर बार छोड़ के। कई तो ऐसे लोग होते हैं कि अपने रजाई से ही नहीं निकलते और ये आए हैं, जनता की आवाज़ बन के आए हैं। ये क्या इनकी मांग है और ये क्या चाहती है जनता, कहाँ से आए हैं, तो हम इनसे वार्तालाप करते हैं, रूबरू होते हैं। तो आप कहाँ से आए? मैं भिवानी हरियाणा से आया हूँ भाई जी। आप क्या नाम है जी आपका? मेरा रामफल चोपड़ा नाम है। तो आज जंतर मंतर दिल्ली में आए हैं, तो आज का विषय क्या है? तो आप ये सब जगह आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं इसमें? मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो वो कई जुमले लेकर आई थी। पहला जुमला था 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे और 15-15 लाख हर एक के खाते में आएंगे। तीसरा, भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। लेकिन उन मुद्दों पर कोई भी न करके वो हमारे खिलाफ कभी जीएसटी लाती है, कभी नोटबंदी लागू कर रही है, कभी किसानों के 3 काले कानून लागू कर रही है, कभी जो है ना जंतर मंतर पर धरना देती है बेटियां। अब दलित बेटी रितु सिंह कई दिनों से धरने पर बैठी है, लेकिन ये तानाशाह सरकार कुछ नहीं समझ रही है। कारण ईवीएम है। ईवीएम के कारण ये लोग जीते हैं। अगर ये प्रजातंत्र से जीतते तो ये हर आदमी नागरिक का सम्मान करते। ये जीते हैं ईवीएम से। ईवीएम ने इनको जो है ना हैक कर रखा है और मर्जी से वो सरकार में दोबारा चुने जाते हैं ये लोग। तो धन्यवाद। हाँ, तो आप जी, आप कहाँ से आए जी? मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ। सीताराम डाबोदिया मेरा नाम है। तो जी आज आप कितने के लोग आए हिसार से? काफ़ी संख्या में लोग आए हरियाणा से। अच्छा। और SC/BC माइनॉरिटी के लोग काफ़ी संख्या में आए हैं। और जो तो आज का जो ये आंदोलन जो है, आज जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन है, तो इसमें किसके नेतृत्व में है और आप इस पूरे प्रोग्राम को जो है कौन संबोधन करेंगे? इसमें जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है वामन बेसराम जी और भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन है उसके बैनर तले ये आंदोलन हो रहा है। और सभी संगठनों ने, बहुजनों ने, सभी ने मतलब इसको काफ़ी सामाजिक संगठन आके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और सबकी जिम्मेवारी बनती है जो ये आज की आधुनिक मनुस्मृति ईवीएम के माध्यम से जो आई है, ये सबका जीना दूभर कर दिया है और देश में फिर से मतलब गुलामी आने वाली है, तो आई गई है। इसको बंद करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे देश के अंदर 30-35% लोग पढ़े लिखे हैं और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वोट डालने के लिए जाते हैं कि ये कौन सा बटन दबाना है, क्या इसका सिस्टम है। तो बाकी 60 उनको यानी कि उनको पता नहीं होता और 60-70% लोगों को वैसे ही पता नहीं है, ग्रामीण है, उनको ईवीएम के बारे में पता नहीं है। लेकिन जो लोग हमारे से 100 साल एडवांस है वो भी इस ईवीएम मशीन का यूज़ नहीं करते हैं, जो कि हमारे से टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, हर एक तरह से हमारे से आगे है। तो वो समझदार लोग और वहाँ की जनता भी मतलब तो आपको क्या विश्वास है कि जो सेंटर में सरकार है, चुनाव आयोग है, क्या ये मतलब आने वाले जो अब चुनाव होंगे तो क्या ये आपकी मांगों को मानेंगे? जनता को रोड पे आना होगा तो मानेंगे, जनता ही मना सकती है। जो हमारे आज का जो विपक्ष है, जो ईडी का भय दिखा के, सीबीआई का भय दिखा के उनको कैच किया हुआ है और जनता परेशान है। जनता ने ही सड़क पे आना पड़ेगा, आम जनता ने। ये एक राइट हमारा वोट का ही है, यही हमारा ख़त्म हो गया तो हम कहीं के भी कोई भी सारे हमारे अधिकार ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि हिसार से आए हुए हमारे एक भाई ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो उसके लिए आप? डॉक्टर कदम सिंह बालियान, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय दलित जागरण मंच उत्तराखंड देहरादून से हूँ। अच्छा जी, तो सर आप वहाँ उत्तराखंड से कितने के लोग आए हैं? कम से कम 500 लोग आए हैं उत्तराखंड से। तो आज ये जंतर मंतर दिल्ली में आए हैं, तो आप लोगों की भी क्या यही मांग है, वो भी विस्तार से बताएं आप जनता। देखिए ऐसा है, ईवीएम के द्वारा जो चुनाव इस देश में कराया जा रहा है, ये ईवीएम की जो चुनाव है इसकी पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह हमेशा उठते रहे हैं। वो विपक्ष के लोगों ने हमेशा उठाए हैं और इनके सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ईवीएम के द्वारा चुनाव जो है पारदर्शी नहीं है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट से भी मतलब जारी हो चुका है आदेश? जी, अभी पिछले सप्ताह में ही
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रावत जी ने भी ये कहा है कि ईवीएम में 10% घोटाले की गुंजाइश है। जिस देश ने ईवीएम मशीन बनाई है वो देश भी इसकी पारदर्शिता को सही न मानते हुए वहाँ पे भी बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा रहा है। देश पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश है सभी जगह पे बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव कराया जा रहा है। तो हमारी मांग यही है कि हिंदुस्तान के अंदर इस देश के अंदर भी ईवीएम को बैन करके 100 का 100% चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए, तभी इस लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, अन्यथा लोकतंत्र की बचने की कोई गुंजाइश नहीं। तो अभी आपने देखा कि जंतर मंतर पे उत्तराखंड से भी आए हैं, बिहार से भी आए हैं, न जाने कौन कौन से स्टेट से दूर दूर से लोग आए हैं ठिठुरती ठंड में और अपनी आवाज़ को एक बुलंद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ एक फ्लैक्स भी लगा है जिस पे लिखा है गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन एक चोर है। तो ये मतलब जहाँ देखोगे जिधर देखोगे यहाँ पाँव टेकने के लिए जगह नहीं है। तो इसके अंदर अभी यहाँ काफ़ी चैनल के लोग भी हैं और आ रहे हैं और पहुँच रहे हैं उसमें। तो इसमें देखिएगा दिल्ली जंतर मंतर पर इस वक्त हमारे कैमरामैन आपको आँखों देखा हाल, ये बड़ी एज के भी हैं और यहाँ ओल्ड मैन जो हैं अपने इस पे झंडे के ऊपर वामन मेश्राम जी का भी और भीमराव अंबेडकर का भी फ़ोटो लगा है उस पर। तो हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। तो ये बैठे हैं, ये थक चुके हैं, दूर से आए हैं ये। और ये तो इस वक्त देख रहे हो आप हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। भारत मुक्ति मोर्चा विशाल महासम्मेलन ईवीएम के विरोध में केंद्रीय चुनाव आयोग पर ये सारा। साथियों, हम लोगों के बीच में अगर आज वो होती तो इस आंदोलन को वो भी समर्थन करती। इस देश की जो लोग भी खड़े सभी लोग अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाइए। कोई भी साथी खड़े नहीं रहेंगे, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी लोगों को निवेदन है, आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, सभी लोग बैठ जाइए। और साथियों, इस देश के ये सभी आज जंतर मंतर दिल्ली में अपना एक भारत मुक्ति मोर्चा विशाल महामोर्चा माननीय चरणजीत सिंह जी, आप जहाँ भी दिन हैं, का आप आ जाइए मंच के पास। साथियों, आज संपूर्ण भारत से आए हुए सभी देश के मूल निवासी नागरिकों का, माताओं बहनों का, सभी का इस महा विरोध करने वाले संगठन माननीय आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही तो इस वक्त आप जंतर मंतर पे हैं दिल्ली में, अपनी मांग को लेके आए हैं दूर दूर से। अभी आपने फ्लैक्स भी देखा है। तो आप कहाँ से आए सर? गुड़गांव से। गुड़गांव से। तो आज ये जो जंतर मंतर पे आए हैं तो कितने लोग आए गुड़गांव से? गुड़गांव से 30 लोग आए। तो ये बताइए कि आज की आपकी जो मांग है, डिमांड है, क्या है? हमारी मांग यही है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, क्योंकि ईवीएम में धांधली होती है। तो भाई साहब ने कहा तो आप कहाँ से आए जी? गुड़गांव से। गुड़गांव से। क्या नाम है जी आपका? मूर्ति। मूर्ति जी। तो आज जंतर मंतर पे धरने प्रदर्शन में आए हैं, तो आपकी क्या मांग है? जी, जो वोटों में गड़बड़ी हो रही है तो वो वोटों की गड़बड़ी बंद हो और हमारे बच्चों के भी अधिकार खत्म होने जा रहे हैं। तो अधिकारों को जो हमारे बाबा साहब ने वो बनाए अधिकार, उनको सरकार खत्म करने जा रही है। ज़्यादातर तो हमारे जो इलेक्शन आ रही है वोटों के ऊपर, यानी कि वोटों की गिनती नहीं होती, ईवीएम में गड़बड़ी चल रही है। ईवीएम में गड़बड़ी है, उसके लिए ये गुड़गांव से आए हैं, ये बहन जी भी और ये भाई भी विद फ्लैक्स के साथ आ रहे हैं। तो इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं, हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क।
एक भाई जो है यहाँ धरने प्रदर्शन में आया हुआ है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का जी की फोटो लिए हुए हैं। अम्बेडकर के भी भक्त यहाँ आए हैं और ये जंतर मंतर दिल्ली में। नाम बता दो। इस वक्त हम जंतर मंतर पे खड़े हैं और ये भाई हमारे कैमरामैन ने दिखाई, ये हाथ में तख्ती भी लिए खड़े हैं, तो उनसे हम वार्तालाप करते हैं। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट है। तो आप आज जंतर मंतर दिल्ली पे आए हैं, तो आपकी क्या मांग है? और आज ये बहुत बड़ा संगठन से है और इसका विषय बताओ। आप देख लीजिए कि जंतर मंतर पर पूरा भारत आज उमड़ा हुआ है और ईवीएम के विरोध में ये बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है। और आप देखे होंगे कि भारत के इतिहास में पहला बार चुनाव आयोग के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है। इससे सिद्ध होता है, इस आंदोलन से सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। भारत की जनता मांग कर रही है कि ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, मगर चुनाव आयोग को क्या पड़ी है कि वो अपने पर अड़ा हुआ है, ईवीएम को नहीं हटा रहा है और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा रहा है। तो आप आजमगढ़ से आए, कितने लोग आए यहाँ? तो आजमगढ़ से कम हजारों लोग आए हुए हैं और पूरे भारत से 1.5 लाख लोगों की संख्या जंतर मंतर पर उमड़ पड़ी है। आप अपने कैमरामैन के माध्यम से दिखा भी सकते हैं, पूरा जनता उमड़ा हुआ है। सब ईवीएम के खिलाफ हम लोग उभरे हुए हैं और हम चाहते हैं कि ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अभी आपने देखा भाई ने आजमगढ़ से आए हैं और उन्होंने अपने एक विचार व्यक्त किया। जंतर मंतर दिल्ली पे आंदोलन चल रहा है बहुत बड़ा और काफ़ी महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा साथी भी हैं जो कि ठिठुरती ठंड में कोई 500 किलोमीटर से आया, कोई 300 किलोमीटर से आया, दूर दूर से यहाँ पे दिल्ली में एकत्रित हुए हैं। साथियों, जय मूल निवासी वे डरते हैं गोला बारूद पुलिस फोर्स के बावजूद वे डरते हैं कि किसी एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। और ये आज वो जनसैलाब है कि हमने अब इन बेईमानों से, चोरों से डरना बंद कर दिया। और मैं सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जिंदा ज़मीरों की मिसाल दी, क्योंकि बहुत खूबसूरत किसी शख्स ने कहा है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं ज़मीर के मरने को मौत मानता हूँ। और अगर जिनका ज़मीर मर गया उनका क्या कहना। और शुक्रिया अदा करती हूँ आदरणीय मान्यवर बामन मेश्राम जी का, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और इसको एक राष्ट्रव्यापी पूरा देश भर का आंदोलन बनाया। और आप सब लोग दूर दूर से यहाँ पे एक हुए इस बेईमानी के खिलाफ, जो लूट मार, बेईमानी, ठगी हमारे साथ हो रही है हर तरीके से, उसके खिलाफ आज जो जनसैलाब आया है, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और ये लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग चला रहे उन्हीं की है, ये लड़ाई हम पढ़े लिखे युवाओं ने विश्वविद्यालय से भी शुरू कर दी। इसीलिए 150 दिन से ज्यादा जिस संघर्ष में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ, उस वाइस चांसलर को, वो आरएसएस का जो दलाल है, उसको डर इस चीज का है कि इस मंच से ईवीएम के खिलाफ बात हो रही है, इस मंच से रोजगार की बात हो रही है, SC/ST के हक, अधिकार, रिजर्वेशन बचाओ, संविधान बचाने की बात हो रही है। ये लोग तो जागरूक हो गए, ये लोग तो समझ गए कि हम इनके साथ क्या शरारत कर रहे हैं। बट साथियों, मैं ये बता दे रही हूँ आपको, और आप सब भी इस चीज को समझते हो, वो लोग भारत को क्या बचाएंगे जिन्होंने भारत बनाया ही नहीं है। तो जिन लोगों ने भारत को बनाया है वो हम लोग हैं, हम भारत के लोग। जो लोग खुद विदेशी हैं वो क्या जानेंगे भारत को कैसे बचाना है। हम लोग माफी मांगने वालों की औलादे नहीं है, हम लोग घुटने टेलने वालों के वंशज नहीं है, हम लोग अंबेडकर, साहू, परियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। सब प्राउडली गर्व से कहते हैं
हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। और साथियों, इनसे ज्यादा क्रूअल थे ना गोरे, गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना। अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या चीज है हमारे सामने। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। और ये तैयारी कर ले, इनका सुपड़ा साफ बड़ी जल्दी होने वाला है यहाँ से। और लोगों ने मुझसे पूछा अभी कि मैडम बताओ क्या होगा, इलेक्शन कमीशन तो नहीं मान रहा है। तो कल ही एडवोकेट महमूद पाशा जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, तो कोई बात नहीं, तैयारी रखे। सबसे पहले ताला उसके दफ्तर के बाहर लगेगा, सबसे पहला ताला उसके दफ्तर के बाहर लगाया जाएगा। और दूसरा ताला जो हमारे लोगों को डराया जाता है ईडी से, दूसरा ताला ईडी ऑफिस के बाहर लगेगा। ये देखो चल। और साथियों याद रखना, ये लोग याद रखेंगे, ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जहाँ पे लोगों का राज होता है। अब फैसला उस अदालत से नहीं आएगा जो बंद कमरे में होती है, अब फैसला जो भी आएगा जनता की अदालत से आएगा। और आप लोगों की अदालत फैसला करेगी, वही फैसला सबसे सर्वोपरि होगा। और मैं दलित की बेटी, भारत की बेटी, ये बताती हूँ आप सबको कि मैं फूल नहीं हूँ, मैं फूलन हूँ। हम एक महिला फूलन है। और याद रखें, अंत में यही कहूंगी, हम सब लड़ेंगे साथियों, लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन लड़ने का एक मेथड है। कैसे लड़ेंगे? सब मेरे साथ बोलेंगे, लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय अम्बेडकर, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सरकार निकम्मी है। 2024 में इस निकम्मी नकारा सरकार को आप लोग बदलोगे, इसके लिए तैयार हो जाइए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूलवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय यशवर्धन सिंह सर, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ, और उनको निवेदन आप आए और 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखेंगे। माननीय यशवर्धन सिंह जी। सभी साथियों को क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ की ओर से बधाई है यहाँ पे इतनी संख्या में इकट्ठे होने के लिए। सभी को जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी। साथियों, मैं चंबल की धरती एमपी से आपके बीच में यहाँ दिल्ली में मानवर मेसराम साहब जी का आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे साथ नारा लगाएं, बोल 85, बोल 85। मैं 2024 के चुनाव में ये कहना चाहता हूँ, अगर मानवर साहब आदेश करें तो हम उनके आदेश पे सबसे पहले ईवीएम मशीन फोड़ने का काम हमारी चंबल की धरती से करेंगे। और मैं अपना पूरा समय मानवर साहब को देना चाहता हूं, जिससे वो अपनी बात अच्छे से रख सके। जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, हमें रोकड़ देने में कहीं न कहीं बू आ रही है, राजनीति की नहीं आ रही है आपको? आ रही है ना बू? भाई 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक ये जो दोषी है वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? आपने एनआईए को तपास जो जांच थी सौंप दी, तो क्या एनआईए का फर्ज नहीं बनता कि सारी गिरफ्तारियां हो जाए? बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना भाई, वो भी तो अपना ही थे भाई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी भी तो सर्व समाज के लिए काम कर रहे थे, हम सबके लिए काम कर रहे थे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अब हमें इन सरकारों को जवाब देना होगा। बिल्कुल साहब पधार चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ साहब का स्वागत करें। मैं ज्यादा समय शोषितों पीड़ितों के मुक्तिदाता, नारी जाति के मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और इस देश में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों और शहीदों के चरणों में नमन करते हुए आज इस विशाल जनसमूह के बीच उपस्थित आदरणीय वामन मेश्राम साहब, भाई महमूद पराचा जी, राजन पाल गौतम जी, डीसी कपिल जी और मेरे तमाम अन्य साथी
और यहाँ बैठे हुए मेरे सभी भाइयों और बहनों, आपको बहुत बहुत जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं समझता हूँ मोदी की आंख खुल गई होगी, इलेक्शन कमीशन की नींद टूट गई होगी कि उनका अंत अब निकट है, इसके बाद कुछ रहना नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि 2024 में तुम ईवीएम से चुनाव करा लो। ईवीएम से नहीं, 2024 में केवल और केवल बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ये तो अभी अंगड़ाई है, ये तो अभी शुरुआत है जन आंदोलन की। इसके बाद जो जन आंदोलन होना है उसकी कल्पना में भी नहीं है उनके, उस कल्पना से बाहर है जो जन आंदोलन अब होने वाला है साथियों। और देख रहे हैं आप, एक एक चेहरा, एक एक व्यक्ति, एक एक संस्थान उसके कपड़े उतरते चले जा रहे हैं और नंगा होता चला जा रहा है। और नंगा होता चला जा रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी। और किस तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन चुका है। 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी, और सब कुछ किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, किस तरह से उसमें सोर्स कोड डाला जाता है, और किस तरह से जो चिप है उसके साथ में जोड़ा जाता है। अब कुछ पता तो नहीं रहा, किसी के सामने कुछ बचा तो है नहीं। इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस ईवीएम को सम्मान के साथ बंद कर दे, नहीं तो इस बार 2024 में 2 काम होने हैं, 2 काम। मोदी जी सुन लो आप भी, और इलेक्शन कमीशन जो गुलामी कर रहा है मोदी जी की, जो तलवे चाट रहा है मोदी के, वो इलेक्शन जो डराता लोगों को, हमें आके डरा, हम बताएंगे तुझे कैसे डराता है, तेरी औकात हम बताएंगे क्या है तेरी औकात। वो इलेक्शन कमीशन इस बार 2 का अंत होगा, 2 का। नंबर 1 अंत होगा, ईवीएम का हमेशा के लिए अंत होगा इस बार, और इसके साथ ही मोदी सत्ता का भी इसी बार अंत होगा। बचना नहीं है कुछ भी। साथियों, मैं सिर्फ एक बात कह के बंद करूंगा कि 25 तारीख को, 25 फरवरी को हम सारे के सारे लोग, इससे भी कहीं ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे मंडी हाउस पर, और इस देश में जो सारी बीमारी की जड़ है, इस देश का प्रधानमंत्री, उसका घेराव करेंगे और तब बताएंगे उस स्थितियों का। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम ऐसा है और समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ईवीएम हटाओ, हाँ। सबसे पहले देश के सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए और यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को क्रांतिकारी जय भीम सैल्यूट करते हुए, और हमारे सम्मानित बावन मेश्राम जी एवं दूर दूर से पूरे देश से आए हुए ईवीएम मशीन के विरोध में आप सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत सम्मान करते हुए, सम्मानित साथियों, आप लोग जानते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र इतना खतरे में हो गया है, और ये देश की आवाम, ये गरीब दबे कुचले लोग, ये आज हुंकार उठा चुके हैं अपने। नरेंद्र मोदी जी बहरे होने वाले हैं। याद रखना, हम 85% कौम है इस देश के। हम कुर्सी पर बैठाना जानते हैं तो हम कुर्सी से गिराना भी जानते हैं। भीम सेना वाले हैं, भारत मुक्ति मोर्चा का साथ देंगे। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग ये ना समझे कि ये ईवीएम का आंदोलन टुकड़ों में हो रहा है। ये टुकड़ों में नहीं, ये देश पूरा अखंड है, और ये बहुजन समाज पूरा एक आज दिल्ली की सड़कों पर खड़ा है। और में रखने की, अगर ईवीएम तोड़ेंगे 3 दिन से ज्यादा तो हम लोगों को जेल में नहीं रख सकते। हम लोग 2500 साल की गुलामी से यहाँ पर पहुँचे, अब आजादी लेकर ही दम लेने वाले हैं। उससे पहले हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आप सभी लोग यहाँ पर इस खुदाबंदी में इस जोशों के साथ में आप यहाँ पर इकट्ठा हुए, उतने ही जोश के साथ में घर पर जाकर बुद्ध को तैयार करोगे और बुद्ध
करके युद्ध को भी तैयार करोगे। अब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, राजेंद्र जी तो मेरे लाइक करे जाए पोस्टर है, मैं आगे रहूं ना, कोई संग नहीं। शासन गति जमात हम पोस्ट बड़ी आगे रहूं दिखाएंगे और दिल्ली में हम लोग राज करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। बोल 85, बोल 85, रोजी रोटी दे न सके जो, शिक्षा रोजगार दे न सके जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार हम बदल के रहेंगे। इन आरएसएस और बीजेपी की सरकार छाती पर चढ़कर भारत के कोने कोने से आए हुए तमाम क्रांतिकारी साथियों को जय मूल निवासी करता हूँ और आदरणीय वामन मेश्राम साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ और साथ ही साथ समर्थन करने वाले तमाम संगठन और तमाम राजनीतिक दलों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आप सभी ने वामन मेश्राम साहब के कदम में कदम मिलाकर आप इस आंदोलन को मजबूत करने की काम 2013 को फैसला दिया कि भारत की चुनाव प्रक्रिया में जो ईवीएम मशीन का उपयोग होता है वो ईवीएम मशीन निष्पक्ष, न्यायिक और पारदर्शी इलेक्शन करती नहीं है। और दूसरी बात ये कहा, अगर भारत की चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम मशीन रखना है, ईवीएम से इलेक्शन करना है, तो उनके साथ एक वीवीपीएटीए नाम का पेपर ट्रेल, एक पेपर निकले, पर्ची निकले, ऐसा मशीन लगाओ। तो ये फैसला को ये ब्राह्मणवादी पार्टियां क्या है? विदेशी लोगों की पार्टियां हैं। भारत में भारत के जो रहने वाला ही नहीं है, भारत के मूल रहने वाला नहीं है ब्राह्मण, उनकी 5-5 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 5 राष्ट्रीय पार्टियां ईवीएम के मशीन के विरोध में चुप्पी की गई है। वो चुप बैठा हुआ है। संसद में सबसे बड़ा विरोध पर कांग्रेस पार्टी है। अगर ईवीएम मशीन 1 घंटे के अंदर ईवीएम मशीन बैन हो सकता है, अगर कांग्रेस संसद के अंदर और अपने साथी सहयोगों के साथ ईवीएम मशीन के विरोध में अगर संसद में बहस कर ले, 1 मिनट के अंदर ईवीएम मशीन बंद हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ईवीएम मशीन के विरोध में क्यों आवाज नहीं उठाती? क्योंकि कांग्रेस भी 2004 और 2009 की लोकसभा में ईवीएम से घोटाला करके आई थी और बीजेपी और कांग्रेस की ये मिली भगत है। और उसके साथ भारत की सुप्रीम कोर्ट जो 100% ईवीएम मशीन का आंकड़ा और पर्चियों का आंकड़ा मिलान की जो बात की, वो फैसला दिया। और मनु संघ भी एक ब्राह्मण जाति का सुप्रीम कोर्ट का लॉयर ने कांग्रेस के माध्यम से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गया और 50% मिलान की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1% मिलान करने की, काउंटिंग करने की बात की। तो ये सिद्ध होता है माननीय भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 100% की जो बात की, उसके विरोध में 1% की बात की कि 1% के मिलाकर गिनती किया जाए। बस यही मेरा कहना है। हमारे साथ कोई नहीं है। ईवीएम मशीन हटाने की जोड़े में कृषि संस्थाएं हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और हमारे कर्णी सेना हमारे साथ है। तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आप लोग ने मेरे बात ध्यान से सुनिए। आप धन्यवाद। यहाँ जो भीड़ खड़ी हुई है, खड़े लोग हैं वहाँ, वो सामने आके बैठे। वहाँ जो खड़े लोग हैं वो सामने आके बैठे जल्दी। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जो लोग स्टेज पे जिनकी ज़रूरत नहीं है वो कृपया करके नीचे उतरिए। जिनकी स्टेज पर ज़रूरत है नहीं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो जय 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 भीम, तो जय काशी जय भीम, तो जय काशी जय भीम।
ये ईवीएम एक ऐसा नासूर बन चुका है जो तमाम इस देश के 85% लोग हैं, इस देश के बहुजन लोग हैं, इस देश के आदिवासी, इस देश की महिलाएं उनके खिलाफ वो डिसीजन ले रही है। तो उसके खिलाफ लड़ना और इन सड़कों पे आना उतना ही जरूरी है जितना हमको खाना खाना जरूरी है, क्योंकि जब लोकतंत्र बचेगा तो हम सब बचेंगे, जब लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा, जब संविधान बचेगा तो हम जैसे लोग जिंदा रहेंगे। लेकिन एक बात और है कि जो लोग पार्लियामेंट के अंदर अपनी बहुमत हासिल कर रहे हैं, आज उनको दिख गया कि इन सड़कों पे वो 85% बहुजनों ने अपनी बहुमत हासिल कर ली है। साथियों, आज का दिन इस जंतर मंतर के इतिहास में और ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। हम बार बार सीख कर उन तमाम लोगों की आवाज उठाते हैं, तो आज हम सबको ईवीएम के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है। साथियों, उसके साथ साथ भगवान मेश्राम जी माननीय साहब लगातार हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले, वो तमाम जो लोग जो साथी यहाँ बैठे वो सब पहले दिन से हमारे साथ है। साथियों, आने वाली 6 तारीख को जितना ईवीएम के खिलाफ आंदोलन उसमें हम साथ हैं, उसके साथ सड़कों पर लड़ा जाएगा, फिर चुनाव आयोग को भी घेरा जाएगा। आने वाली 6 तारीख को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक और आंदोलन प्रोफेसर रितु के लिए, दलित महिला उन तमाम ब्रह्मवाद मनुवाद के खिलाफ लड़ रही है। आप सब लोग बाबा मेश्राम जी के साथ हमारी तरफ से निमंत्रण है, आप सब लोग उस मनुवाद के गढ़ में अपना नीला झंडा गाड़िए। जय भीम, जय भीम, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। बड़ा लेके पीछे खड़ा हो जाए, फिर पीछे खड़ा हो जाए, देख के और आगे वहाँ बंदे नहीं है। मीडिया के ज्यादा होंगे, हम लोगों के बीच में मीडिया का घटना ही ऐसा ही, आधे लोग तो ऐसा ही करे। अभी आपके सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय सुरेंद्र पवार साहब आपसे आशीष भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएनपी के सुरेंद्र प्रताप जी आपके सामने बात करेंगे। कैमरा मैन है। निर्णय देने के बाद में ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि चूंकि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। क्योंकि पहले जो ईवीएम मशीन थी उसमें वोटर वोट डालने के बाद उसका वोट किसके नाम पर जमा हुआ आंखों से दिखता नहीं था, आंखों से दिखता नहीं था, तो ये मशीन पारदर्शी भी नहीं थी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ है। और फिर जजमेंट में दूसरी बात लिखी कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने से क्या हुआ? पेपर ट्रेल मशीन लगाने से केवल ये दिखाई देता था कि आपने जिस पर बटन दबाया उसी पर स्टैंप लगा, आंखों से केवल दिखाई देता था, केवल आंखों से दिखाई देता था। और दिखाई देने के बाद कागज का टुकड़ा कटकर जैसे दिल्ली में आए 2000 किलोमीटर से आए, 1500 किलोमीटर से आए, अपने जिले में 200 किलोमीटर जाओ, अपने गांव में जाओ और अपने गांव में कमेटियां बनाओ। चुनाव आयोग चुनाव संपन्न कराने के लिए बूथ लेवल की कमेटियां बनाती है, बूथ लेवल का संगठन तैयार करती है टेम्पररी चुनाव के लिए। वहां 1000 वोटर होते हैं एक बूथ में, तो हमको बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है।
तो ऐसा संगठन अगर आप खड़ा करते हो तो 15 लाख बूथ है, तो 15 लाख यूनिट बनाने होंगे। अगर आपने 15 लाख यूनिट बना लिया सारे देश भर में, ये जो लोग हैं ना, चुनाव आयोग चलाने वाले लोग हों या देश चलाने वाले लोग हैं, जो अगर हमारी बात नहीं मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो हमारे पास उपाय नहीं है, ऐसा नहीं है, उपाय है। 15 लाख जगह पर अगर आप अपनी कमेटियां बनाते हो, ये तो आपके नियंत्रण में है। चुनाव आयोग ईवीएम चालू रखना चाहता है या बंद करना चाहता है, ये तो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। मगर गांव-गांव में कमेटियां बनाने का नियंत्रण वो तो हमारे नियंत्रण में है। जो हमारे नियंत्रण में है वो तो काम हमको करना चाहिए। अगर हम 15 लाख, पुरानी कहानी 1000 साल पुरानी नहीं बोल रहा हूं, अरे 9 अगस्त 42 की, क्विट इंडिया मूवमेंट की, एक गांधी ने ऐसा किया था। अगर हम लोग इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं, क्योंकि हमको हमारे नियंत्रण में काम है, जो काम हमारे नियंत्रण में है वो करो। जो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, चुनाव आयोग करता है, नहीं करता है, कहां जाएगा? भाग जाएगा क्या? देखो, अगर 10 साल के बाद अगर हम लोग काबिज हो गए तो 10 साल के बाद चुनाव कमिश्नर को फांसी की सजा देंगे। आपको कानून की ताकत पता नहीं है, आप लोगों को कानून की ताकत पता नहीं है। अगर वो मर गया तो ही बचेगा, क्योंकि वो उसको पकड़कर फांसी देने के लिए जिंदा ही नहीं है। मगर चुनाव कमिश्नर अगर जिंदा है और हमारा राज आ गया, दे दो। तो ही बचेगा। अगर रिटायर्ड हो गया और पेंशन खा रहा है, पेंशन ही खाता रहेगा, तो वो 10 साल 20 साल के बाद भी देशद्रोह का मुकदमा फेस करना पड़ेगा उसको। ये देशद्रोह का काम है, ये जो कर रहे हैं ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। वो बख्शेंगे नहीं, वो जाएंगे नहीं, कहां जाएंगे, कहां भागेंगे? भारत के बाहर हाँ, एक रास्ता ये है, भारत के बाहर। मगर हमारी, अगर मान लो अमेरिका में गए तो हम अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करेंगे, ये लोगों को भारत दे दो। अरे भाई, जो शासन करने का हुनर है ना, तो ये उसके बाद सारी चीजें कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। तो दुनिया में आप जाओगे कहाँ? अमेरिका बोलेगा ये इसको क्यों बेचना, हमारे देश में अपराध किया, आप अपराधी को संरक्षण क्यों दे? मानना पड़ेगा उसको, फिर अपराधी को नहीं दे सकते हम संरक्षण। वो अपराधी बोले हाँ ठीक है, ले गए। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोगों को ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आने वाले समय में आंदोलन खड़ा करने के लिए एक बड़ा इशू है। देखो, आंदोलन खड़ा करने के लिए इशू भी तो चाहिए ना, है? आंदोलन खड़ा करने के लिए इशू चाहिए कि नहीं? अब उन्होंने दे दिया। मैं, आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका क्या है मालूम? इस मामले को सॉल्व ना करे तो ही ठीक है। मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचता, मेरे सोचने का तरीका अलग है। क्यों? मान लो सॉल्व कर दिया, थोड़ा आंदोलन कैसे करेंगे? आंदोलन करेंगे तो करोड़ों लोगों को अपने समर्थन में खड़ा करेंगे, और करोड़ों लोगों का आंदोलन नहीं रहेगा, आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। और अगर आंदोलन जन आंदोलन हो गया तो ये जो 3.5% लोग हैं, ये 3.5% लोगों की हम लोग मुक्त हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, और हम लोग इस देश के आजाद नागरिक होंगे और हमारा इस देश में राज भी होगा। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि ये कहानी अब 7-8 साल की है, ज्यादा लंबी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो हमारा राज और हमारी मुक्ति की जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आंख लगा कर देखता हूँ, आप लोगों को आंख खुली रख के भी दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो
दूरदृष्टि से देखता हूँ और डेली सारे देश को और सारे समाज को और लोगों को जगाने के काम में लगा हुआ हूँ, तो मैं उस हिसाब से सोचता हूँ। क्या है यार? से 84 में जब ये बात सामने आई तो ईवीएम मशीन लाने का काम शुरू हुआ। ये थोड़ा बैकग्राउंड में आप लोगों को समझा रहा हूं कि ईवीएम मशीन अपने आप नहीं आई। ईवीएम आने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे लोगों ने इस देश में शासक बनने का अभियान शुरू किया था। अभी शासक चुनने का काम बहुत हो गया, अब हम लोग शासक बनेंगे। ये अभियान जब शुरू किया गया था, इसको रोकने के लिए ईवीएम मशीन लाया गया और उसके बाद में 20 साल तक इसका प्रयोग किया गया। सबसे पहले केरला में ईवीएम मशीन का प्रयोग शुरू हुआ और सारे देश भर में इसका प्रयोग धीरे धीरे इस तरीके से किया गया ताकि इस मशीन को जैसा वो चाहते थे वैसा उसको डेवलप किया जाए। जैसा मशीन वो चाहते थे, उस मशीन का जैसा उपयोग करना चाहते थे, वैसा उपयोग करने के लिए उनके पास ईवीएम मशीन का तजर्बा होना जरूरी था। इसलिए 84 से लेकर उन्होंने 2004 तक ये प्रयोग किया और 2004 को फिर सारे देश भर में ईवीएम लागू किया। क्योंकि हमारे लोगों को बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं होती है, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये इस बैकग्राउंड के साथ ईवीएम को समझना है, इस बैकग्राउंड के साथ समझना है। इसलिए ये बैकग्राउंड आपको मैं समझा रहा हूँ कि ईवीएम का लाने का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जब लोग जागकर अपने अधिकार का उपयोग करते हुए शासक बनने का जब लोगों ने अभियान शुरू किया, तब उसको रोकने के लिए ईवीएम लाया।